बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 दिसंबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज 16 दिसंबर सानेहात का दिन। पाकिस्तान 1947 में बना और 27वीं रमज़ानुल मुबारक को बना। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना। और पाकिस्तान के बारे में पहले दिन से ये बताया गया कि पाकिस्तान क्योंकि कलमे के नाम पर बना है और पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पर बना है और पाकिस्तान एक असूल के नाम पर बना है, इसलिए पाकिस्तान ने रहती दुनिया तक ता क़यामत जो है वो कायम रहना है। ये हमें बताया गया, लेकिन फिर ये ना बताया गया कि ता क़यामत रहने के लिए या लंबे अरसे तक कौमों के और मुल्कों के रहने के लिए कुछ अज्जाए तरकीबी होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है और हमें भी वही करना पड़ेगा जैसे दूसरी दुनिया की तमाम सल्तनतें या रियासतें या मुल्क करते हैं। हमने अपना सफ़र बिल्कुल उसके अपोज़िट शुरू किया और फिर जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सानहा वो 1971 को हुआ और पाकिस्तान टूट गया। जी हाँ, वो पाकिस्तान जिसके बारे में हमें बताया गया था कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहने के लिए बना है, वो नारा, वो जज्बा, वो क्लेम झूठा साबित हो गया 16 दिसंबर 1971 को और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान का एक बड़ा ही मजबूत बाजू, मैं तो ये कहूँगा कि दोनों बाजुओं में से पाकिस्तान बनाने में जिस बाजू ने ज़्यादा किरदार अदा किया था वो मशरकी पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश था और उसको हमने खुद से अपनी गलतियों और हमाकतों की वजह से काट के अलग कर दिया। इसके ऊपर आज के व्लॉग में तफसीली बात करूंगा क्योंकि 16 दिसंबर है। उसके अलावा दूसरा बड़ा सानहा जो है वो एपीएस का, पाकिस्तान की तारीख में हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया गया, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले आपसे बात करनी है वो ज़रा थोड़ी सी लाइटर बात है, बात तो वो भी बहुत सीरियस है लेकिन वो शायद लाइटर टोन में करनी पड़े और उसका मैं आगाज़ करता हूँ कि आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। मैंने आपको अपने पिछले से पिछले व्लॉग में जब ये बताया कि सदर ट्रंप ने रिचर्ड ग्रैनल को अपना खसूसी एलची, स्पेशल इन्वॉय पसूड़ी वाले मुल्कों के लिए बना दिया है, जिन मुल्कों के अंदर चैलेंजेस हैं, हॉट रीजन्स हैं, जो वेनेजुएला हो, शुमाली कोरिया हो और ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उन्हीं रीजन्स के अंदर आता है। तो जहाँ जहाँ पर खसूसी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अपना खसूसी एलची जो है वो रिचर्ड ग्रैनल को बना दिया। अब रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो बड़े ही पढ़े लिखे हैं, अमेरिका की मुमताज़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल कर रखी है, फिर उनका पूरा एक करियर है पीछे, उनकी स्पेशल प्रोफेशनल खिदमात हैं। फिर उनको जर्मनी के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना सफ़ीर लगाया अमेरिका का। जर्मनी जो है वो यूरोप के अंदर, वैसे तो हमें बरतानिया ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़ाहिर है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, ये बरतानिया का पाकिस्तान के साथ इंटरेक्शन और तरह का है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के अंदर या यूरोप के अंदर जो सबसे मजबूत तगड़ी इकॉनमी है, तगड़ा मुल्क है, वो जर्मनी है। तो मतलब कि यूरोप के जो दो तीन तगड़े मुल्क हैं उनमें से भी तगड़ा जर्मनी है और वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको सफ़ीर लगाया और सफ़ीर भी बड़े धड़ल्ले वाले थे, ये तगड़े सफ़ीर थे, वहाँ भी आंखें दिखाकर काम करते थे। उसके बाद एक्टिंग डायरेक्टर जो है वो नेशनल इंटेलिजेंस इनको लगाया, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट, और अब ये जो सीट दी है ये उससे भी इंपॉर्टेंट। तो इनका एक पूरा करियर है पीछे, मुमताज़ किस्म की इनकी खिदमात है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी? मैंने आपको कहा था कि अब हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन इनमें से कोई चीज़ नहीं देखेंगे। जैसे मक्खी हमेशा गंद पर बैठती है, मैं किसी की भी ज़ाती चॉइसेस को गंद नहीं कह रहा, लेकिन मुहावरे के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे मक्खी हमेशा ज़ख्म पर बैठती है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जहाँ से किसी को तकलीफ़ हो वो ढूंढ कर निकालती है, मैंने आपको बताया था कि निज़ामुद्दीन वही करेंगे। और उसी वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि अब ये हमला करेंगे रिचर्ड ग्रैनल की जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन या उनकी जो पॉलिसी है, सपोर्ट है, या उनकी जो आप ये कह लें कि नुक्ता नज़र है, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी रियासतों के अंदर सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं वो अलाउड हैं, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों के अंदर सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड हैं। याद कीजिए मैंने बात की थी
कि जो हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, बहुत सारे और लोगों के साथ जो उनके कारोबारी पार्टनर्स हैं, वो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं। बाजी मरियम जिनके साथ बड़ी हंस हंस के हाथ मिलाती हैं, वही सदर ओबामा की बेगम जिनसे ग्रांट भी लेके आई थी, वो तमाम लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हैं। अभी नवाज़ शरीफ साहब मरे जा रहे थे कुछ लोगों से मिलने के लिए, और उनका भी एक स्कैंडल लेके आ रहा हूँ मैं आपको। प्लाज़ा होटल में वो मुबैना तौर पर न्यूयॉर्क में रुके थे, वो भी अंदर की सारी खबर आपको देंगे। 2 तांबे के ब्रास के शेर भी उन्होंने ख़रीदे वहाँ पे, तांबे से बने हुए, न्यूयॉर्क से। गालिबन मुबैना तौर पर हमें ये बताया गया है कि $25,000 का वो एक शेर था। तो अब कागज़ी शेर ने तांबे के शेर लिए हैं। मतलब वो स्टोरी किसी दिन फिर करेंगे, ये बड़ा अहम मौजू है जो आज हो रहा है। तो हमने आपको तभी बताया था कि अब ये रिचर्ड ग्रैनल की जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके ऊपर हमला करेंगे, और पाकिस्तान में ये बताएंगे कि देखें ये तहरीक इंसाफ जो है ये होमोसेक्सुअल LGBTQ वाले लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे वो बेशरम एक लफाफे हैं तलत हुसैन, जब HR 901 जिसमें 367 कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन जो थे, उन्होंने कांग्रेशनल मेंबर्स ने वोट करके पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक पहली जानदार जो है वो करारदाद पास की थी। तो उसमें तलत हुसैन साहब निकाल के ले आए थे कि ये जो कांग्रेसमैन हैं ये सारे जो है ना वो इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। तो अब इज़राइल को तो हमारे बहुत बड़े बड़े ब्रादर इस्लामी मुल्क जिन्हें हम जप्पियाँ भी डालते हैं, एक पप्पी इधर लेते हैं एक पप्पी इधर लेते हैं, वो भी अब इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जाएंगे कहाँ आप? वो उनके वहाँ की पॉलिसी है, वहाँ पर आप इख्तलाफ कीजिए अगर आपको ठीक नहीं लगता उस पॉलिसी के ऊपर, लेकिन जहाँ पर आपकी पॉलिसी उनके साथ ठीक है वहाँ पर तो आप उनके साथ चलेंगे ना। एक आम आम घर में बैठे हुए लोगों के लिए आम फैम बता देता हूँ कि एक बंदा जुआ खेलता है, आप उससे इख्तलाफ कीजिए, लेकिन खुदा न खास्ता आपका बच्चा एक्सीडेंट से मर रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, और वो जो बंदा जुआ खेलता है उसी का ब्लड मैच हुआ है, तो आप उसके जुए की बाद में उसके साथ हिसाब किताब रखिए। उस टाइम तो अपना बच्चा या किसी का बच्चा भी भले हो, उसको उस टाइम तो आप बचाएंगे ना। तो ये दो अलग बातें हैं, अलग, ये मुझे पता है बहुत ही कई दफ़ा आप कहते हैं क्या सतही किस्म की बातें करता हूँ। तो एक बात जहन में रखिए कि ये जो मैं व्लॉग्स करता हूँ ये मैं कोई सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं करता जिन्होंने यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली हुई है, PhD ली हुई है, अंडरग्रेड किया हुआ है या बहुत अच्छी जगहों से पढ़े हुए हैं। ये मैं गांव के निचले तबके से लेके किसान जो कभी स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं गया से लेके ऊपर तक, इसलिए मेरी जो एनालॉजीज़ होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं, आम फहम होती हैं जिन पर आप हंसते भी हैं। कई दफ़ा आप ये भी कहते हैं मैं एक ही बात को रिपीट बहुत करता हूँ, मुझे ये सब अंदाज़ा होता है, लेकिन आपको मेरी ऑडियंस का अंदाज़ा नहीं है। डेमोग्राफिक मेरे सामने है, मेरे सामने मेरी खालाएँ, मासियाँ, फूफियाँ सारी बैठ के जो घर में इस टाइम को गाजरें काट रही है, कोई मटर निकाल रही है, वो भी ये व्लॉग सुनती हैं। तो मैंने सबके हिसाब से जो बात सबको समझ आए उस हिसाब से बात करनी होती है, तो थोड़ा सा गुजारा किया करें, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, तो अब वापस आते हैं। ये हमें अंदाज़ा था कि ये गंद मारेंगे, और वही हुआ। मैंने कहा ना, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। ये ज़रा चेक कीजिए, जियो टीवी ने रिचर्ड ग्रैनल का पूरा करियर एक तरफ छोड़ा, सारी उसकी अचीवमेंट्स, वो पढ़ा कहाँ से, वो एक्टिंग डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बना, वो अमेरिका का जर्मनी में एम्बेसडर रहा, कुछ उसका नहीं। सुर्खी क्या लगाई? हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रैनल जो है वो ट्रंप ने ये कर दिया और उसने PTI को सपोर्ट कर दिया। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो जो अभी तक, अभी चेंज कर दें तो मुझे नहीं पता, जो अभी तक मेरे सामने स्टोरी आई, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं सही पेज पे ना गया हूं, लेकिन जो मुझे नजर आई कि जो उर्दू में स्टोरी है उसके अंदर बस ये लगाया है सब कुछ और लिखा है, और जो इंग्लिश में स्टोरी है जियो की ही, उसमें ये वाली बातें ज़रा इस तरीके से नहीं लिखी। समझ रहे ना? क्योंकि वो तो रिचर्ड ग्रैनल ने पढ़ लेनी है, और मैंने परसों का आपको क्या कहा था कि वो तो मंजी ठोक देगा, लेकिन अब लगता है कि इन्होंने इंतज़ाम करना है अपना पूरा कि मंजी के साथ साथ वो पीढ़ी भी ठोक दे। अच्छा, अब शहरों के लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये मंजी और पीढ़ी ठोकना क्या होता है। भाई, गांव में पीढ़ी वो जो छोटी होती है जिसके ऊपर बैठ के आप किचन में खाना वाना खाते हैं, मंजी तो आपको पता ही है चारपाई है, तो वो जब ज़्यादा यूज़ हो जाए तो उनमें से चूं चूं की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर उसके अंदर एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रख के और वो पीछे से ठोकते हैं, तो वो फिर उसके जो पाए हैं वो ज़रा थोड़ी सी फंस जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं, ढीलापन ख़त्म हो जाता है। तो ये एक एक्सप्रेशन है पंजाबी का, मंजी पीढ़ी ठोक देना, मीन जब
किसी की जो तबीयत ख़राब हो उसको ठीक कर दे तो उसको कहा जाता है कि इसने इसकी मंजी पीढ़ी ठोक दी है। तो हमें तो लगता था कि मंजी ठुकेगी, लेकिन जिस रास्ते पर हमारा चौधरी चल निकला है लगता है साथ साथ पीढ़ी भी ठुकेगी। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे अंदाज़ा हो गया कि ये होना था? हमें इसलिए अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान में लोगों के करैक्टर के ऊपर गंद फेंकने के तीन बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, और भी होंगे लेकिन तीन मरवजा बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। एक तो शरीफ ख़ानदान है, नवाज शरीफ वगैरह, याद कीजिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो साहिबा, उनकी जाली झूठी नंगी उरियां तस्वीरें जो थीं, बिल्कुल नंगी और जाली और झूठी तस्वीर हेलीकॉप्टर से इन्होंने फेंकी थी। यही बाकी सबके साथ भी इन्होंने किया। उसके बाद जो दूसरा बड़ा ही मरवजा इंस्टीट्यूशन है वो जियो जंग ग्रुप है। वहाँ पर भी मीर साहब जो है उनका भी बड़ा ही दिल है। अच्छा, बातें वो बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारी करते हैं, लेकिन वो भी बस सीधा ही, जिसने शलवार पहनी हुई उसका नाला खोल देते हैं, माजरत इन लफ्ज़ों पे, जिसने पैंट खोली हुई है पहनी हुई है उसका बेल्ट खोल देते हैं, और जिसने धोती पहनी हुई उसकी धोती ऊपर उठा देते हैं। उनका भी जो शौक़ है ना इदारे के तौर पर, उन्होंने भी बंदे उमर चीमे जैसे रखे हुए हैं जो बस सूंघते फिरते हैं कि कहाँ से वो खबरें। इनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये होता है, दोबारा अपनी माओ से माजरत, फ़लाँ की बेटी जो है वो हामला हो गई है, उसका फ़लाँ से चक्कर था, आई एम सॉरी, लेकिन ये जर्नलिज्म है, ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करते हैं। ये दूसरा मरवजा इंस्टीट्यूशन हमारा मोहतरम जो जियो जंग ग्रुप वो है। तीसरा जो मरवजा इंस्टीट्यूशन है वो हमारे चौधरी साहब हैं। जब उनका किसी से फड्डा पड़ता है तो आपको मैंने कहा ना, शहबाज शरीफ के बेड के नीचे से व्याग्रा भी, उसके कोई साइड टेबल नहीं था, कोई साथ हमारे पिंडां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ बेड ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦੇ ਨਾਲ दराज शराज ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो शहबाज शरीफ ने बेड के नीचे व्याग्रा रखनी थी, वो उसमें नहीं रखनी थी अपने उसमें ड्रॉर में। तो वो तीसरे चौधरी साहब हैं। तो अब मुझे हतमी तौर पर पता था कि रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों इंस्टीट्यूशन इकट्ठे हैं, इनके मफादात इकट्ठे हैं। तो अब नून, जियो जंग और चौधरी निज़ामुद्दीन, जब इनकी मुश्तरका प्रोडक्शन होगी तो आप खुद ही सोचें, वही हुआ। मैंने आपको कहा ना, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। तो अब रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर हमला आवर हो गए। तो अब मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे दूँ कि हमला आवर होने के 1.5 घंटे के अंदर अंदर रिचर्ड ग्रैनल को अंग्रेज़ी में ये तमाम मुद्दा, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उनमें से कुछ फिजिशियंस हैं जो उनके साथ राब्ते में हैं, मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने उन्हें पहुंचा दिया है कि जनाब ये आपके क्रेडेंशियल्स पाकिस्तान में बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में आपका बिल्कुल कोई ऐसा तारफ़ नहीं है कि आप पहले एम्बेसडर रहे हैं नेशनल, आप डायरेक्टर जो नेशनल इंटेलिजेंस रहे हैं, या कोई और, अब बस आप हम जिन्स परस्त हैं, यही आपका तारफ़ है। ये सबसे बड़ा टीवी होने का क्लेम करते हैं, पीछे चौधरी है और साथ बाजी मरियम की हुकूमत है इसमें। तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गई है। लेकिन आप ये गौर कीजिए कि हमें पहले पता था और हमने आपको पहले बताया था कि ये होगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये तो हमने आपको बता दिया क्योंकि कोई नई बात नहीं है। ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये कोई आज नहीं कि इन्होंने ये आज किया है, ये अज़ल से यही काम करते आए हैं और इन्होंने यही करना था। लेकिन चलें, ये करके इन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को अब मज़ीद मौका फ़राहम करेंगे कि वो इनके बारे में जो उन्होंने पहले स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनको क्लैरिटी है कि ये क्या कर रहे हैं, मज़ीद वो क्लैरिटी के साथ काम करेंगे। अच्छा, अब चलते हैं जो आज का मैंने आपको बताया कि आज 16 दिसंबर है, ट्रेजिडी है। आज के दिन पाकिस्तान टूटा था। आज वो पाकिस्तान जो कहा गया था कि कभी नहीं टूटना, झूठ बेचा गया था, अभी भी बेचा जाता है। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये जो 2-3 झूठ थे ना, कि हम अपने, एक हम कहते थे कि हमारे इदारे, हमारी फ़ौज, हमारा फ़लाँ जो है वो अपने शहरियों के ऊपर कभी गोली नहीं चला सकता। हमने चलाई थी अपने शहरियों पर, लगातार जो है वो 9 महीने चलाई थी। 25 मार्च को हमने शुरू की थी 1971 को, और 16 दिसंबर तक हमने जारी रखा था काम। तो हमने 8-9 महीने लगातार गोलियां चलाई थी अपने शहरियों पे। फिर हमें बताया गया कि ये क़यामत तक रहने के लिए मुल्क बना है और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, ये कभी टूट नहीं सकता। पाकिस्तान तो टूट गया था 1971 में, ये भी झूठ लगातार। फिर किसने तोड़ा? जिन्होंने तोड़ा उनको पूरे फौजी एजाज़ के साथ दफनाया गया। जी हाँ, जनरल ज़ियाउल हक गालिबन मुल्क से बाहर थे जब याह्या खान की वफ़ात हुई, तो उनसे वहाँ से डायरेक्शन ली गई। तो उन्होंने डायरेक्शन दी कि पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ उन्हें दफन किया जाए, तो उन्हें पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया था। अब मैं क्विकली आपके सामने थोड़ी सी तारीख रखूँगा 2-3 मिनट में, ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ तक पहुँचे क्यों थे। 47 में आपको पता है पाकिस्तान बना। हिंदुस्तान ने जो है वो 3 साढ़े 3 साल में अपना आइन भी बना लिया
और पहला जनरल इलेक्शन होता है जिसमें आवाम डायरेक्टली वोट डाल के अपने एमपीएज एमएनएज अपने मेंबर पार्लियामेंट चुनती है। उन्होंने अपना पहला जनरल इलेक्शन भी करवा लिया। हमने आइन नहीं बनने दिया कम से कम पहले 9 से 10 साल। 1956 में पहला आइन बना, वो भी ऐसा तैसा ढीला शीला ही। 1958 में अयूब खान ने मुल्क पे कब्जा कर लिया। फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ। और फिर उन्होंने वो कब्जा कभी नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए, जनरल इलेक्शन नहीं करवाए, इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए जिसमें उन्होंने वो ये नाज़म शाज़म जैसे आजकल है ना वो यूनियन काउंसिल वगैरह के उन इलेक्शन करवा के उनसे वो नाज़म और बीडी मेंबर्स और वो बनवा लिए। फिर उनसे आगे वोट डलवाए, पब्लिक से नहीं, उनसे वोट डलवा के असेंबली बना ली माशाल्लाह। और उसी के दौरान फातिमा जना साहबा ने इलेक्शन लड़ा, उनको गद्दार बागी बहुत कुछ किया उनके साथ, और उनका जो है वो काम तमाम कर दिया। और उनसे इलेक्शन जीतने के लिए कायदे आज़म की जो बहन थी उनके करैक्टर के ऊपर भी हमले किए, उनके फाइनेंशियल कंडक्ट पर भी हमले किए, उनके सीआईए और रॉ के साथ राब्ते भी साबित करने की कोशिश की गई, उन पर बगावत और गद्दारी के पर्चे भी दिए गए और उनसे इलेक्शन भी छीन लिया गया जैसे 8 फरवरी में छीना गया। कुछ नया नहीं ये वाले काम हम कर रहे हैं, हमारे मुंह को ये पुराना खून लगा हुआ है। साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान वाला काम था। पहला फड्डा तो शुरू में पड़ गया था और वो फड्डा पड़ा था कि बंगाली ज़ुबान जो होगी वो कौमी होगी या उर्दू होगी। वो कहते थे चलें आपने दोनों रखनी है, उर्दू ज़रूर रखनी तो साथ हमारी भी रखें। उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी। वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक तकरीर की लेकिन उस मामले को सही तरीके से सॉल्व ना किया। अगर ज़िंदा रहते तो सॉल्व हो जाता। 1953 या 54 में बंगाली नौजवान जो हैं वो उस पर मुजाहरा कर रहे थे कि हमारी बंगाली ज़ुबान को भी कौमी ज़ुबान लें। उसके ऊपर चौधरी साहब ने ताकत का इस्तेमाल किया, जैसे डी चौक में गोलियां मारी, वहाँ लाठी चलाई, वहाँ भी शायद गोलियां चलाई होंगी। और कुछ बंगाली जो तालिब इल्म थे वो शहीद हो गए, मारे गए, कत्ल कर दिए गए। और वहाँ से शेख मुजीबुर रहमान का एक बूटा लगा, एक नाम सामने आया। एक वैसे तो उन्होंने कायदे आज़म के साथ काम किया हुआ था पाकिस्तान की फ्रीडम के अंदर, लेकिन वहाँ से वो एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर इमर्ज हुए, उनकी पार्टी बन गई। और फिर उन्होंने लाहौर के अंदर अपना एक एजेंडा रखा जिसमें उन्होंने निकात रखे सामने कि मुझे ये हमें चाहिए। और टेंशन ज़ाहिर है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की तो थी। उन्होंने अपना ये एजेंडा सामने रखा कि जी हमें जो ये 1954 में अवामी तहरीक जो है वो बनी थी, वो सारा जो स्टूडेंट्स का मामला हुआ था। तो फिर उन्होंने 6 पॉइंट एजेंडा ये रखा था 1966 में, जिसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने ये तमाम चीज़ें जो है रिक्वायर की थी कि हमें इंडिपेंडेंस थोड़ी सी दी जाए। आज की जो 18वीं तरमीम है ना, इसमें से कुछ चीज़ें ज़्यादा थी, कुछ कम थी, लेकिन मिलता जुलता ही काम था। कोई अनोखी बातें उन्होंने नहीं कर दी थी दुनिया से, कोई मुल्क दुश्मन बातें नहीं की थी। लेकिन उस टाइम क्योंकि हमें सूट नहीं करता था तो हमने उन्हें मुल्क दुश्मन ही डिक्लेयर कर दिया था कि इससे बड़ा बुरा बंदा तो कोई हो नहीं सकता। फिर 1969 में अपराइजिंग हुई ईस्ट पाकिस्तान में, और उन्होंने रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट अयूब का जो है वो मांगा। और फिर आखिरकार प्रेसिडेंट अयूब जो हैं उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया। और फिर रिज़ाइन करके उन्होंने जो गंदा काम किया, बजाय इसके कौमी गवर्नमेंट बना देते या कोई गवर्नमेंट बना के तो इलेक्शन करवाते, वो आगे याया खान को नया डिक्टेटर मुकर्रर करके चले गए। अच्छा, इसी दौरान एक समुद्री तूफ़ान आया था, गालिबन उसका नाम था भोला। उस तूफ़ान के अंदर बांग्लादेश वाली साइड के ऊपर बहुत तबाही मची थी। और उस तबाही को जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, और ज़ाहिर है वो सारी इसी तरफ के लोग थे, सारे इस्टेब्लिशमेंट थी, मिलिट्री थी, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। वहाँ पर बहुत लोग मरे, कहत पड़ा, लेकिन हुकूमत ने कोई ना सुनवाई की, ना उस तरीके से उन इलाकों की याया खान ने या दूसरों ने वहाँ पर दौरे किए हमारे हुक्मरानों ने। और उससे जो तनाव था वो मज़ीद बढ़ गया और इलेक्शन की डिमांड और दूसरी चीज़ें डिमांड बढ़ते बढ़ते आखिरकार हम 1970 के दिसंबर में पहुँच गए, गालिबन 7 या 9 दिसंबर। और उस वक्त पहले जनरल इलेक्शन हुए। अब आपने शुरू में कहाँ बात सुनी थी कि हिंदुस्तान ने 3.5 साल में 4 साल में अपना आइन भी बना लिया और अपने जनरल इलेक्शन भी करवा लिए। अब हमें जनरल इलेक्शन करवाते हुए कितना टाइम लगा? 23 साल, 23 ईयर्स। हमने पहला जनरल इलेक्शन करवाया। जनरल इलेक्शन जब हुआ तो उसमें 160 सीटें 162 में जो है ईस्ट पाकिस्तान में उधर
बांग्लादेश की तरफ 162 में से 160 सीटें शेख मुजीब ने जीत लीं और ओवरऑल पाकिस्तान में भुट्टो साहब को कोई 21 या 81 या 83 सीटें मिली और उनको 162 मिली। अब इन हालात में गवर्नमेंट उन्हीं को मिलनी थी, लेकिन उस वक्त के भुट्टो साहब जो थे वो तकरीबन आप आज के शहबाज शरीफ समझे। अब उस वक्त के जो चौधरी निज़ामुद्दीन थे उन्होंने कहा शेख मुजीबुर रहमान को तो गवर्नमेंट देनी नहीं है, उसने तो 6 नकाती झंडा दे रखा है, उसने तो ये दे रखा है। तो इन हालात के अंदर उन्होंने कहा कि असम्बली का इजलास हम नहीं बुलाएंगे। अब इलेक्शन दिसंबर में हुआ, ना पूरा दिसंबर असम्बली का इजलास हुआ, ना पूरा जनवरी हुआ, ना पूरा फरवरी हुआ। मार्च में जाके जब उधर मुजाहरे शुरू हो गए बांग्लादेश में, क्योंकि वो उनकी पार्टी जीती हुई थी उधर की 162 में से 160 सीटें, अगर चौधरी साहब को ज़रा भी अकल होती और देखते कि पूरी 99% लोग शेख मुजीब के पीछे खड़े हैं तो मुल्क ही तोड़ना है ना, और तो कोई हल नहीं। अगर आप उसको डिनाई करेंगे तो उसको गवर्नमेंट दे दें। लेकिन चौधरी साहब वो कौन से हुए जो मान जाएंगे? चौधरी साहब ने फेल भी होना है, लेकिन अकल भी सबसे ज़्यादा कहना है मुझे ये। तो चौधरी साहब ने कहा कि जी ये तो नहीं होगा, तो उन्होंने भुट्टो साहब को आगे कर दिया। जैसे आजकल ये आपको डंटोनक और दूसरे तड़ियाँ लगाते हुए नजर आते हैं, पीछे तो चौधरी होता है। तो आखिरकार खुदा खुदा करके 3 मार्च 1971 को ढाका में असम्बली का इजलास बुलाया गया। भुट्टो साहब ने कह दिया कि जो उधर जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे, और उस इजलास को बार बार मुलतवी किया गया। और आखिरकार जो 3 तारीख का था उसमें भी चंद लोग इधर से गए, ज़्यादातर लोग नहीं गए। 3 वाला फिर इजलास मुलतवी कर दिया, उसको 6 पे रखा या 7 पे, वो 6 और 7 को भी ना किया, फिर मुलतवी कर दिया और गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए। तो फिर 7 तारीख को पहली दफ़ा शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी एक तकरीर की और उसमें उसने इंदिया दे दिया कि हम फिर पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। उन्होंने अलहदगी का ऐलान नहीं किया, लेकिन अपना एक डिमांड रख दी कि फिर हमें अलहदा कर दें या हम अलहदा होने जा रहे हैं अगर आपने ये ना किया। अच्छा, वो अब देखिए ना, कई स्टेप्स होते हैं ना कि आप अकल कर जाएं, वो अगला स्टेप था कि आप अकल कर जाएं, लेकिन हम यहाँ पे भी नहीं माने। हमने कहा ऐसी की तैसी, बंदूक का मुकाबला बंदूक से हो तो पता लगता है, आगे या तो बंदूक लाओ, हम सीधा कर देंगे, तुम्हें फिट करके रख देंगे। जो वहाँ पर हमारे वहाँ पर मिलिट्री के कमांडर्स थे, जो वहाँ पर हमारे गवर्नर थे, उन सब ने मशवरा दिया कि बस कर दें, यहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं, अफ़ाम व तफ़हीम से बात करें, मिलिट्री ऑपरेशन ना करें, दूसरी चीज़ें। हमें इतने बुरे लगे कि हमने उनको ही बदल दिया। उनकी जगह पर हमने टिक्का खान को भेजा, उसे कहा फटियाँ उखेड़ दे जाके। टिक्का खान ने कहा जनाब फटियाँ खेड़ देंगे, ऐसी क्या बात है, ये सारे सीधे कर देंगे हम। उन्होंने जाके ताकत का मज़ीद इस्तेमाल वहाँ पर शुरू किया। बहरहाल 7 तारीख को शेख मुजीब ने वो जो धमकी दी थी उसके ऊपर भी हमें कोई कान ना हुए। फिर उसके साथ नेगोशिएशन में यही कहा कि तुम्हें हमने गवर्नमेंट नहीं देनी। 25 मार्च को ये नेगोशिएशन होती रही। 25 मार्च की शाम को अयूब खान कह दिया मैंने, याया खान ढाका से जहाज़ पर बैठ के निकले नेगोशिएशन फेल होने के बाद, और निकलते हुए ऑर्डर कराए कि आप यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दें। सर्च लाइट उसका नाम था। सर्च लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर चले गए, वहाँ से उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने पहले से कोई वॉकी टॉकी या जो भी सिस्टम कर रखा था, अपनी पार्टी को उसने पकड़े जाने से पहले मैसेज कर दिया कि इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दें। तो 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात ये सब कुछ हुआ था। तारीखदान कहते हैं कि 26 मार्च को उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया था, क्योंकि तारीख बदल चुकी थी। और उनके बिहाफ पर फिर मेरा ख्याल है अजीज़ुर रहमान थे या ज़ियाउर रहमान थे, क्योंकि वो तो पकड़े गए थे। ज़ियाउर रहमान ने फिर शेख मुजीब का ऐलान जो है वो पढ़ के सुनाया कि अलहदगी, बांग्लादेश अलहदा हो गया है और हम अलहदगी का ऐलान करते हैं। तो इंडिपेंडेंस का उन्होंने ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, शेख मुजीब को पकड़ के पाकिस्तान ले आए हम। उन्हें पहले फैसलाबाद में मुबैना तौर पर किसी टेक्सटाइल मिल के तहखाने में रखा चंद दिन या चंद महीने, फिर उठा के फैसलाबाद की जेल में डाला, फिर मियाँ वाली की जेल में, फिर ले जाकर उन्हें ले गए हम एक रेस्ट हाउस में रावलपिंडी में। पीछे बंगाल में, पीछे बांग्लादेश में हमने तुन के रखा काम को। हमने बस फिर वो कहते हुए शर्म आती है, मैं उन चीज़ों में नहीं जाता जो कुछ हमने किया, जो हमने जुल्म किया, जो हमने अपने हमवतनों के साथ वहाँ पर किया, उसकी तरफ हम ना जाएं तो बेहतर है। उनको भी, क्योंकि हिंदुस्तान भी बहुत देर से बैठा हुआ था कि ये गलतियां करें और हम इन गलतियों को एक्सपोज करें, तो हिंदुस्तान ने आगे से ज़ाहिर है इन्फिल्ट्रेशन की, असला प्रोवाइड किया, जो भी वो कर सकते थे। और उस टाइम उन्होंने भी फिर गनीमत जानी कि हमें जहाँ से मदद मिले हम लेंगे, और वो मुक्ति बानी और वो सब कुछ जो आपके सामने हुआ। बहरहाल ये काम चलता चलता 3 दिसंबर तक चला गया, ये मिलिट्री ऑपरेशन, और हम अपने ही लोगों के ख़िलाफ़
बंदूक चलाते रहे, गोली चलाते रहे, जबर करते रहे, वो वापस लड़ते रहे, ये सब कुछ चलता रहा 25 मार्च से 3 दिसंबर। और ये सारा अरसा शेख मुजीबुर रहमान जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की कस्टडी में ईस्ट पाकिस्तान में रहा, रावलपिंडी, मियांवाली, फैसलाबाद, इन इलाकों के अंदर रहा। और फिर आखिरकार 3 दिसंबर को हमें लगा कि ये तो हमारी अंदर की जंग है, ये तो बंद हो ना जाए। उसमें बड़ी सारी दास्तानें हैं खैर कि वो जंग बंद हो सकती थी, भुट्टो ने नहीं करने दी, को कहता है या ने नहीं करने दी, पोलैंड ने एक तहरीक जमा करवा दी थी अक़वाम मुत्तहिदा में, शायद जंग उससे बंद हो जाती, और लोग कहते हैं कि नहीं वो भुट्टो साहब ने, तो वो एक और किस टाइम उस कहानी में जाएंगे। लेकिन मुख्तसर ये कि 3 दिसंबर को फिर जंग छिड़ गई बाकायदा। हमने अपने त्यारे भेज के को बमबारी कर दी, हिंदुस्तान अंदर आ घुसा। तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने चंद दिन पहले भी आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 13 दिन शॉर्टेस्ट टाइम था जिसमें एक बड़ी फ़ौज जो थी 90,000, हमारे जनरल बाजवा कहते हैं वो 90,000 फ़ौजी नहीं थे, 40-45 हज़ार थे और बाकी सिविलियन थे। चलें इसमें कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है, 45 हो या 90 हो, है तो ये अफसोस की बात ही। वो हमारे जो लोग थे वो वहाँ गिरफ़्तार हो गए, हथियार डालने पड़ गए, वो हमें एक हजीमत उठानी पड़ी। वो जो हमने कहा था रहती दुनिया तक मुल्क ने रहना है, वो भी टूट गया, मुल्क दो टुकड़े हो गया। कायदे आज़म का पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को तोड़ दिया गया, और तोड़ा गया अपनी हमाकतों की वजह से। उसके बाद हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जिसको आज तक पब्लिक नहीं किया गया, उसको छुपाया हुआ है, वो हिंदुस्तान ने बाद में पब्लिश की, लीक हुई यहाँ से अंदर से, और हिंदुस्तान ने पब्लिश कर दी, लेकिन वो आज तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे पब्लिश नहीं किया, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली। वजह ये है कि ज़ाहिर है उसमें जो उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन थे वो फंसते थे। तो ये है, मुझे पता है आप कई दफ़ा पहले भी ये तारीख सुन चुके हैं, लेकिन रिपीट करनी चाहिए हमें, जो हमारी हमाकतें हैं वो। अब फास्ट फॉरवर्ड हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं, और हम अभी भी बंदे नहीं बनने को तैयार, अभी भी वही काम है। अभी मैं कल परसों आपको इम्तियाज़ गुल साहब का जो तज्ज़िया था वाना और वज़ीरिस्तान, वो आपके सामने रखा था। उससे पहले बशारत राजा जो रिपोर्टर थे वो बता रहे थे कश्मीर में क्या हो रहा है। उससे पहले गार्डियन में स्टोरी आई थी, आपको याद करें, कि 20 लोग हिंदुस्तान ने आके मार दिए, उनका जो वज़ीर है वो क्या कह रहा है, और हमारे वज़ीर दिफ़ा का जवाब क्या था, और उसके बाद हमारा किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं था। केपी में मामलात क्या हैं वो आपको पता है। आज मुन्ना मुनीफ फ़ारूक कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि केपी ने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर देना है। तहरीक इंसाफ ने केपी में, लफ्ज़ सुन के ये नहीं थे लेकिन मतन यही था। मतलब तहरीक इंसाफ ने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट मुन्ने मुनीफ फ़ारूक को कह रही है कि बेटा जाके ये बात कर दे, और वो भी नहीं सोच रहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और 16 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले वो बैठ के मीडिया के ऊपर ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट, एक बड़े सीनियर लेवल से मुझे पता चला है कि उनको पता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये भी कर सकती है। तो मतलब ना हमने तब अकल की थी, ना हमने अब अकल की है। अल्लाह जाने अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के तौर पर, क्योंकि हमने ये तो कसम खा ली है। ये तो मुझे तो कोई अब उम्मीद नहीं रह गई इस बात पे कि हमें अकल आएगी, क्योंकि जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उन्होंने ना तब अकल की थी, और वजह सिर्फ एक ही थी, दीवानगी जो सर को चढ़ी थी कि मुझे सब पता है, मैं अकले कुल हूँ, मेरे बाकी सारे डंगर हैं, बाकी सबका आईक्यू लेवल बहुत कम है, मेरा आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा, और जो फैसले मैं कर देता हूँ वो नहीं कर सकते। दूसरा सानहा जो है, वीलॉग लंबा हो गया, होना था आज 16 दिसंबर था ज़ाहिर है। दूसरा सानहा आपको पता है कि हुआ था जो पेशावर में एपीएस के बच्चों को शहीद किया था, बहुत बड़ा सानहा था वो भी। और उसके जो ज़िम्मेदार थे, कुछ को सज़ाएँ मिली, कुछ को ना मिल सकें, और वो जो एहसानुल्लाह था गालिबन उनका तर्जुमान, वो बाद में पकड़ा गया, फिर जेल से पता नहीं कैसे फ़रार हो गया, आज तक नहीं बताया गया। अब कोई कहता है वो तुर्की रहता है, कोई कहता है पता नहीं कहाँ रहता है। बहरहाल उसको भी हमने मिसमैनेज किया सारे मामले को, और उसमें भी लोगों को प्रॉपर तरीके से हमने सज़ाएँ ना दी, और अब जो है दोबारा से दहशतगर्दी का सारा मामला जो है वहीं पर पहुँचता हुआ नज़र आता है। किस्सा मुख्तसर क्या है, अगर सारी बात को मुख्तसर यही है कि साडा रौला ये है कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो हम जिन्स परस्त है। हम इस मौके पे पहुँचे, और हमारी पूरी फोकस आज 16 दिसंबर 1971 में जो हुआ था, हमने ना उससे कुछ सीखा, ना हम उससे रिलेटेड आज जियो टीवी को कहा कि भाई तू ये लिख कौम की डेवलपमेंट के लिए, कौम की बेहतरी के लिए। हमने कहा कि नहीं, रिचर्ड ग्रेनल क्योंकि मंजी पीढ़ी ठोकने की तैयारी कर रहा है, तो उसके किरदार पे हमला कर दो, और यहाँ पाकिस्तान में पीटीआई को विजिट कर दो कि देखो ये
ये जो है ये देखो ये तो होमोसेक्सुअल है। तो फिर जियो टीवी पाकिस्तान के सियासतदान कौन कौन से होमोसेक्सुअल हैं उनके बारे में भी लिखे ना। कौन कौन सी अहम शख्सियत पाकिस्तान में होमोसेक्सुअल है और माजी में रही है उनके बारे में भी लिखें। कौन कौन सा बड़ा सहाफ़ी होमोसेक्सुअल है वो भी लिखें। निजी महफ़िलों में तो हम सभी को पता है, सभी के शौक़ सबको पता है, लेकिन उनके बारे में भी फिर लिखें, फिर पता चले। रिचर्ड ग्रैनल अमेरिका में क्या करता है अपने घर में, उससे आपको क्या लेना देना। हमने कौन सा उसके साथ कोई किसी का रिश्ता करना है कि हमें उससे मसला है कि वो होमोसेक्सुअल है। वो ट्रंप ने लगाया है अपना एलची, मतलब कि अपना वज़ीर। वो एलची का मतलब वो वज़ीर के तौर पर, ये कैबिनेट मेंबर है उसका। वो अमेरिका में नाम टर्म्स डिफरेंट है। उसने अपना वज़ीर लगाया इन खुसूसी जिसमें आपका मुल्क भी है। अब जब वो आपको मिलने आएगा तो आप ये कहेंगे कि जनाब आप तो हम जिन्स परस्त हैं, हमने नहीं मिलना, तुसी भज के मिलना है उन्होंने, तुसी एक पप्पी इधर देनी है तो एक इधर देनी है बड़े आराम दे नाल। सो उस टाइम तो आपने लेट जाना है बिल्कुल, जिस को भी मौका मिला। तो उस टाइम तो आपने नहीं बताना। जेडे पहले आते ने अमरीका तो वो भी जाहिर है, अमेरिका में तो इस चीज़ की अपनी अपनी हर एक की मर्ज़ी है। उनमें से आपको क्या पता कौन कौन सा हम है और कौन कौन सा तुम जिन्स परस्त है और कौन कौन सा हम जिन्स परस्त है। तो इसलिए जनाब आप ये देखें कि वो जो उसने तेसा कहते हैं, एक हथौड़ा होता है और एक तेसा होता है, मंजी तेसे के साथ ठोकी जाती है। आप ये देखें कि उसके हाथ में तेसा कितना भारी है। आप ये छोड़ दें कि उसने एक सोने का दांत लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है, या कानों में नथियाँ पहनी हुई हैं कि नहीं पहनी हुई। आप सिर्फ ये बताएं कि उसके हाथ में तेसा जो है वो जब चूल के ऊपर रख के लगेगा तो चूल आगे तक जाएगी कि नहीं, और मंजी की चूं चूं ख़त्म होगी कि नहीं। आप इस पे जनाबे वाला फोकस करें, ना किरदार कशी किया करें लोगों की। ये पुरानी टेक्स्ट बुक है, कुछ शर्म कर लो, आगे मूव कर जाओ। क्या कुछ नहीं हो गया और एन उस दिन हम ये हरकतें कर रहे हैं। माजरत वीलॉग लंबा हो गया। मुझे यहाँ से इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।